So I hope you can hear my voice. And I have few participants and I hope कि आप लोगों ने quiz भी attempt कर लिया होगा. अभी quiz जो आप लोगों का हो रहा था at 6 it was supposed to close. So let me share the screen. Yes, ma'am, कर लीजिए. Okay, the thing is, when we were doing our last session last week, we were doing this ALEC test, and when I was about to end the meeting, किसी ने मुझसे सवाल किया था कि I should repeat the line of precipitation. So the thing is कि should I explain that line of precipitation? मैंने recording में सुना है कि किसी ने मुझसे सवाल किया, उस टाइम मुझे समझ नहीं आई तो मैंने मीटिंग एंड कर दी थी. So the thing is, पता नहीं किसने पूछा था. So if you people want me to repeat that, I can do it. वरना उसका एक तरीका ये भी है कि recording तो मैं paste करूँगी उसकी. So you can listen to that recording one more time. और अगर समझ नहीं आती then we can repeat that one more time. So there are 8 participants here. So I hope आप ही में से किसी ने पूछा होगा. So who is asking about it? No one? No one from you? Okay, so let's start today's topic. That is Bordetella pertussis. Let me turn on the slideshow. Okay, so today we're doing Bordetella pertussis. मैम आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है. Yes, do you want to say something? Yes, go ahead and speak if you want to. Can you hear me? Yes, ma'am. And do you have a question? मतलब किसी ने पूछा था कि आवाज आ रही है तो what Yes, मैम मैंने पूछना था. जी जी. मैम आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो मिड आप लेंगे मैम अगर वो क्विजेस की फॉर्म में हो जाए, 2-3 क्विज ले लें, वो आप मिड कंसीडर कर लें. ये क्या बात हुई? What our other instructors are doing? मैम से अल्लाह नवाज ने भी ऐसे किया. मैम असली मसला ये है कि अभी पूरा हमारा सेमेस्टर गुजर गया, हर टीचर ने हमारे साथ मार्क्स शेयर किए हैं, क्विज के, मिड्स के, एनुअल के. मैम जब ग्रेड आता है हमारा B, C, D इस तरह से ग्रेड्स आ रहे हैं. नहीं तो मार्क्स हमारे बहुत क्विजेस में अच्छे. आपके A ग्रेड है, क्विजेस में A है. नहीं मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, क्विज में भी अच्छे आ जाते हैं. जब एनुअल वो होता है तब हमारे वो टाइम भी कम होता है, टीचर्स भी कंप्रोमाइज नहीं कर रहे. और जब रिजल्ट आता है इंग्लिश का, हम सबका पेपर सारे क्विजेस बहुत अच्छे हुए हैं. जब ग्रेड है तो C, D, B- इस तरह से आ रहे हैं. अच्छा, इंग्लिश के साथ हो रहा है, किसी और सब्जेक्ट के साथ भी हो रहा है, क्या हो रहा है? इंग्लिश का ऐसा हुआ है, बायोकेमिस्ट्री का ऐसा हुआ है, और एक दो और सब्जेक्ट थे. नहीं, सब आप ज्यादा देखिए क्विजेस के मार्क्स आप लोगों के पास हैं, मतलब जो क्विजेस होते रहे, कोई यस प्रेजेंटेशन हुई, कोई असाइनमेंट हुई, उसके मार्क्स आपके पास हैं, ठीक है. फिर यस रह गया फाइनल मार्क्स. फाइनल के मार्क्स आप लोगों के साथ शेयर हुए होंगे, आप लोगों को पता चल गया होगा कि फाइनल के ऑब्जेक्टिव में अच्छा नहीं आया या फाइनल के सब्जेक्टिव में अच्छा नहीं आया. मुझे तो ऐसा मैम लगता यही है
मैम बायोकेमिस्ट्री का हमारे पास क्विजेस के मार्क्स थे, एक असाइनमेंट के मार्क्स नहीं थे और फाइनल के नहीं थे। लेकिन फाइनल के मैम ऑब्जेक्टिव के हम लोगों ने, मैंने खुद जो एस्टिमेट किए थे तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे, एक या दो एमसीक्यू गलत थे, सिर्फ सब्जेक्टिव के नहीं थे। लेकिन फिर भी अगर मैम ओवरऑल रिजल्ट देखा जाए तो मतलब ए ग्रेड या ए नेगेटिव से कम नहीं आ रहा। मैम ने बहुत अजीब ग्रेड दिया, फिर वो मार्क्स भी नहीं बता रही। अच्छा अच्छा। मैम देखिए, मैम मैम टोटली देखिए ऑपोजिट रिजल्ट आया। जो हमें ग्रेड्स हम लोग क्विज़ में असाइनमेंट में हमने एस्टिमेट लगाया था पेपर में, उससे तो बहुत ही ज्यादा बुरा आया। मतलब इतने बुरे पेपर या क्विज़ेस नहीं हुए थे। मैम अब देखिए, जैसे इंग्लिश का पेपर है हमारा, हमारे साथ मैम ने तमाम असाइनमेंट और क्विजेस के मार्क्स शेयर किए थे। मैम देखिए, हर क्विज में हमारे एक ना दो नंबर ज्यादा किसी क्विज में नहीं कटा। मिड में मेरे थे 27 आउट ऑफ 30। अगर मैम मेरे एनुअल में 20 मार्क्स भी आते हैं, 50 में से 20 भी आते हैं, तब भी मेरा ये बी माइनस ग्रेड बन ही नहीं सकता। मैम हर सारे क्विजेस में फुल मार्क्स, मिड में फुल मार्क्स, और फिर एंड पे हमारा बी माइनस ग्रेड आ रहा है। मैम बायोकेमिस्ट्री में भी ऐसा हुआ। इंग्लिश इस दफा हमारा सेकंड सेमेस्टर का पूरा रिजल्ट ऑपोजिट आया बिल्कुल, और हमारे टोटल जीपीए 2 में गए। आपके क्विजेस का समझ आ गई मुझे, आपका फाइनल क्या सिचुएशन क्लियर नहीं हो रही, क्योंकि अगर आपके क्विजेस के मार्क्स आपके साथ शेयर्ड हैं तो इसका मतलब है कि मार्क्स आप लोगों ने फाइनल में कहीं लूज किए हैं, ऐसा ही हुआ ना? मैम फाइनल में भी अगर हम लोग बहुत ज्यादा हमने जो एस्टिमेट लगाया था कि अगर 50 में से, जैसे आयशा कह रही है 20-30 भी आते हैं, तो भी इतना बुरा ग्रेड नहीं बनता जैसे टीचर्स ने हमें दिए हैं। फिर भी हम लोग ए नेगेटिव में या बी में रहते हैं। लेकिन ये तो बहुत बहुत ज्यादा बुरे ग्रेड्स दिए, इतने नहीं बनते। मैम देखिए, हमने क्विजेज में 100% परफॉर्म किया। असाइनमेंट में मिड, हालांकि मिड के अंदर हमने फुल मार्क्स लिए। हम एनुअल के अंदर फुल, अगर हम लोग 10% भी परफॉर्म करते हैं तभी हमारा ग्रेड इतना नीचे तक जा ही नहीं सकता। अच्छा देखिए, अच्छा बायोकेम का आप कह रही हैं कि मार्क्स शेयर नहीं हुए फाइनल की? यस मैम, बायोकेम के नहीं हुए। उसके बाद बायोस्टैट के हमारे बिल्कुल नहीं हुए, ना इंटरनल्स के हुए हैं ना दूसरे हुए हैं। स्टैट के भी, यस मैम, स्टैट के भी नहीं हुए। अच्छा, और इंग्लिश स्टैट्स ले कौन रहा है? सर मसूद। मैम इंग्लिश के भी हुए हैं और फंडामेंटल्स ऑफ माइक्रो के भी हैं, इन दोनों सब्जेक्ट्स के हुए हैं। बाकी दो बायोकेमिस्ट्री के नहीं हुए और बायोस्टैट के नहीं हुए। अच्छा नहीं, तो इंग्लिश के अगर हुए तो इंग्लिश में आपको ग्रेड क्यों बुरा आया और आपको क्यों लग रहा है किधर मार्क्स कटे? मैम इंग्लिश के नहीं किए मैम ने शेयर। अच्छा, इंग्लिश के भी नहीं हुए शेयर? इंटरनल्स के किए थे, दूसरे नहीं किए थे फाइनल के। अच्छा, फाइनल नहीं किए। यस मैम। आप लोगों ने अपने इंस्ट्रक्टर से रिक्वेस्ट की है कि फाइनल फाइनल के मार्क्स बता दें? मैम वो कह रही थी, मैंने उनसे बात की थी, वो कहते हैं हमें परमिशन नहीं है मार्क्स शेयर करने की, हम नहीं कर सकते। आपको ये रिजल्ट चाहिए, आप एग्जाम ऑफिस से पता करें। यस मैम, यही अच्छा बता अच्छा, रहे थे। देखिए नहीं, देखो, आपको जो है ना, जो आपने फाइनल दिया है ना आउट ऑफ 50, उसके मार्क्स यस मैम। आपके साथ शेयर हो सकते हैं। जो आपको ग्रेड होता है ना कि अब मेरा ग्रेड क्या बना, वो ग्रेड आपको बस एग्जाम ऑफिस बताता है। ग्रेड आपको जो है टीचर नहीं बता सकता है। तो मेरा ख्याल है कि एमसीक्यू में कितने मार्क्स आए या सब्जेक्टिव में कितने मार्क्स आए, ये दिस इज समथिंग व्हिच टीचर्स आई थिंक कैन कम्युनिकेट। तो अभी अभी आप लोगों की क्या कंसर्न है? आप लोगों ने क्या इसके मार्क्स पता करने हैं ताकि आप लोगों को अंदाजा हो? मैम मैम यस हम मैम। चाह रहे हैं कि जो हमारे ग्रेड है ना, उनको हम क्विज़िस के थ्रू अच्छा कर लें। जैसे कि हम छोटे छोटे आप क्विज ले लें 20 मार्क्स के, उसके थ्रू हमारे मतलब वो नंबर हमारे मिड में ऐड हो जाए, हम ये कह चाह रहे हैं। मैम सेकंड सेमेस्टर के हमें फाइनल्स के रिजल्ट पता करने हैं सारे सब्जेक्ट्स के, बायोकेमिस्ट्री का स्पेशली और बायोस्टैट का, और इंग्लिश का तो खास तौर पे। अच्छा देखो, आप ऐसा करो, आप लोग डॉक्टर लैला को एक ईमेल लिखें कि हमें फाइनल का मार्क्स पता चले। वो जो होता है ना आउट ऑफ 50 मेरे कितने आए फाइनल में, यस वो मैम। आपको पता चल सकता है टीचर से, ठीक है ना? टीचर आपको फाइनल ग्रेड नहीं बताता, सबको जमा करके आपके कितने बने, आपका ए बना बी बना, ये आपको टीचर नहीं बताता है। ठीक है, ये यहाँ आपका टीचर बिल्कुल राइट पर है कि वो कहे कि हमें अलाउड नहीं है। लेकिन आपका आउट ऑफ 50 जस्ट मैम हम मार्क्स कह रहे हैं कि वो हमें बस आपको पता, मार्क्स बताएं, ग्रेड कुछ ना बताएं। ठीक है, वो मार्क्स आपको पता चल सकते हैं। अब आप ऐसा करें कि व्हाई डोंट यू राइट एन ईमेल टू डॉक्टर लैला
शी इज दी हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और उनसे कहें कि हमें इन 3 सब्जेक्ट के फाइनल के मार्क्स पता चल जाए, हम सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं बिकॉज हमारे सेशनल अच्छे हैं, ठीक है ना। तो वो मार्क्स आपको कम्युनिकेट हो जाएंगे ताकि आपको ये पता चले कि आपने ऑब्जेक्टिव में लूज किए या सब्जेक्टिव में लूज किए, किधर लूज हुए मार्क्स। ओके मैम। यस मैम, ठीक है, फर्स्ट आप सेमेस्टर में जब आप इंग्लिश हुआ उनको था, मैम लैला को ईमेल भी करें तो मैं उनसे कम्युनिकेट भी कर दूंगी कि बच्चों ने ये बात मुझे कही है, ठीक है ना। लेकिन आप एक ईमेल लिख लें, सो यू पीपल डिसाइड कि कौन ये ईमेल फॉरवर्ड करेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस नाम से ईमेल आगे जा रही है। वो आप ये कह दें कि दिस वाज नॉट शेयर्ड बाय फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। तो और ये आप लिख दें कि इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर एंटायर सेशन, आवर एंटायर सेमेस्टर। तो वो इंशाल्लाह उनकी नॉलेज में आ जाएगा। आई थिंक इट कैन बी कम्युनिकेटेड बाय द टीचर कि आपके आउट ऑफ 50 कितने आए हुए फाइनल में, ठीक है। इसको मैं भी मैम लैला को बता दूंगी। एक स्टैट्स हो गया, एक इंग्लिश हो गया, इंग्लिश 2 यस मैम। यस मैम, और बायोकेमिस्ट्री 1। और बायोकेमिस्ट्री 1। चलिए ठीक है, ये मैं इंशाल्लाह कम्युनिकेट कर दूंगी। अच्छा जी, तो अच्छा अब रह गई बात कि थैंक यू मैम। मैं मिड किस तरह ले रही हूँ। अच्छा, हु पुट्स ऑन दीज थिंग्स, ये कौन करता है ये? आई मीन डू आई ये बार आप लोगों के लिए भी अवेलेबल होती है? कैन यू ऑल ड्रॉ समथिंग ऑन दिस? नो मैम, हमें कुछ भी शो नो नहीं हो मैम, रहा जो आप। ये मैम कौन? जो शेयर करता है मैम वो मतलब कर सकता है। हाँ, तो students do something because I'm not doing anything on it. अच्छा खैर, आई थिंक सो मैम, ये आप लोग कह रहे थे कि मिड्स मैं क्विज की फॉर्म में लूँ। मेरा ख्याल है क्विज ही की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो और मेरा इरादा ये है कि मैं मिड के फाइनल कह रही हूँ, ईद के बाद ईद के बाद आई एम गोना डिसाइड अ डेट जिसमें आपका मैं मिड ले लूँ। आर यू गेटिंग दिस? यस मैम। ठीक है। तो योर अगर आपको याद हो जिस तरह हमने पिछले सेमेस्टर में किया था, आई टुक 2 क्विजेस, और अगर आप लोग चाहते हैं तो हम इसी तरह 2 क्विज कर लेते हैं। मैम हम लोग यही बात कर रहे हैं कि जैसे एक 30 मार्क्स का एक अकेला क्विज, अकेला मिड ना लें, उसमें हम लोग 2 क्विजेस कर लें, और जैसे पहले 10-15 मार्क्स के 2 हुए थे, उस तरह से कर लें कि 30 मार्क्स का ना हो। दिस कैन बी कंसिडर्ड, आई कैन डू दैट इंशाल्लाह। अगर तो मुझे डिपार्टमेंट की तरफ से कोई और इंस्ट्रक्शंस ना मिली देन आई कैन डू दिस, ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। यस और मैम आप असाइनमेंट्स लेंगी? देनी तो चाहिए देनी तो मैम, चाहिए। देखिए यस हमें मैम, यही ले लें क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स की हमारी 2-2 असाइनमेंट्स हो गई हैं ऑलमोस्ट। 2 असाइनमेंट्स आप लोगों ने दे दिए? मैम देखिए दे मेरी चुके बात हैं मैम। शाबाश। मैम इंग्लिश के हम 2 दे चुके हैं, और माइकोलॉजी की भी हमें सेकंड आज मिल गई है। चलें इंशाल्लाह I'll try to take maximum quiz and असाइनमेंट्स का भी देखते हैं क्या करें, ठीक है। आप क्विज 2 के लिए मुझे डेट दे दें, क्विज 2 में ले लूँ आप लोगों का। मैम क्विज टू Okay, ईद से पहले। हाँ, ईद से पहले ही हो जाना चाहिए। हाउ अबाउट वी डू इट ऑन थर्सडे? मैम थर्सडे। यस मैम, थर्सडे भी ठीक है। और अब टॉपिक आप बता दें, कोई एक टॉपिक, सेलेक्ट जस्ट वन टॉपिक एंड वी कैन गो विद दैट। पहले फोकस कर लें। स्टेफेलो, यस मैम। ठीक है, स्टेफेलो को हम थर्सडे के लिए रख लेते हैं। स्टेफेलो फोकस से आप लोगों का एक क्विज हो जाए, ठीक हो गया। मैम देखिए एक और भी चीज़ है ना कि हम देखिए अब हमें कहा था कि 2 मंथ्स का समर होगा, हमने ले लिया कि चलो 1 महीना हम लोग मिड देंगे, 1 में फाइनल देंगे। अब टीचर्स क्या कर रहे हैं मैम कि देखिए लॉन्ग क्वेश्चन दे रहे हैं, 20 मिनट्स दे रहे हैं, कि हम लोग टाइपिंग करते हैं तब भी हमारा कंप्लीट नहीं होता। अगर हम लोग लिख के अपलोड करते हैं तब ये कभी कंप्यूटर हैंग कर जाता है, कभी लैपटॉप कट जाता है, कभी इंटरनेट प्रॉब्लम बन जाता है, वहाँ पे हमारे सारे मार्क्स कट जाते हैं। मैम हम तो बहुत बुरे फंस गए हैं समर कोर्स में, हमारा मुकम्मल तौर पे ऑपोजिट GPR हर चीज़ खत्म हुई भी है हमारी। नहीं, व्हाट डू यू मीन? अभी तक से आपका मिड हो गया किसी का?
नो मैम, देखिए हम जैसे सरला नवाज ने परसों क्विज लिया था, हमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए थे, उसमें अच्छा खासा हम लोग लिख सकते थे, 20 मिनट्स थे, और मैंने सबमिट भी मेरा नहीं हुआ, ये तो ऑटो सबमिट हो गया, लेकिन मैंने सबमिट नहीं किया था। उसमें अच्छे खासे डिटेल क्वेश्चन थे, 20 मिनट्स थे, हम लोग 10 भी दें तो वो अपलोड करते हुए टाइम इतना लग रहा था कि पिक्चर भी अपलोड नहीं हो रही थी। अब सरला नवाज तो क्विज़ेस की फॉर्म में मिड ले रहे हैं ना, कि 1-2 क्विज लेंगे, 2-3 लेंगे, उसमें फिर हमारे मिड के नंबर कंसीडर कर लेंगे। हम्म। बस मैम ये प्रॉब्लम है, टीचर्स नहीं ना वो देते हैं, टाइमिंग देते हैं, और जैसे हमें कहा था असाइनमेंट मंडे को होगी, और वो हमें उस लिहाज से हम लोग तैयार बैठे हुए थे कि हमने मंडे को असाइनमेंट देनी है, और सर ने कहा कि अभी सबमिट करवाओ 3 घंटे के अंदर, और वो फिर हमें एकदम सब कुछ करना पड़ा ना सर, टाइमिंग बहुत, सर मैम हमें मसला हो रहा है इसमें। अच्छा। अल्लाह खैर करे। अल्लाह रहम करेगा आप लोगों पे। आई मीन लेकिन ये जो है ना टीचर की चॉइस है कि वो आपको क्विज में अब क्या क्वेश्चन देना चाह रहे हैं और वो अब आपसे कंप्लीट हो रहे हैं नहीं हो रहे। लेकिन आप सर अला नवाज से कह दें कि ये इस तरह हुआ है तो मे बी द सेकंड क्विज जो वो प्लान करें उसमें वो इस तरह ना करें, या आप लोग इस तरह ना करें, आप लोग प्रिपेयर्ड रहें। तो लेट्स सी व्हाट गोस ऑन। यार कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको डिटेल लिखना पड़ता है, जिसमें डायग्राम के अलावा हल नहीं है कि डायग्राम ने लाजमी हमने बनानी होती है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं, हम्म। वो भी हमें आता भी होता है, हम लोग ना चाहते वो भी बस हमें इस तरह करना पड़ता है, फिर एक हल ही होता है, कॉपी पेस्ट होता है, वो फिर टीचर्स भी हमें खुद अच्छा नहीं लगता, ना टीचर्स को भी नहीं होता कि बच्चे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, फिर हम और करें क्या। अच्छा जी, तो लेकिन हाउ वाज योर एक्सपीरियंस फॉर दैट, लाइक जो आप लोगों ने फाइनल्स दिए, फाइनल्स तो वो थे ना, they were open book style and the questions were not direct. Yeah, both लेकिन of हम हो गए थे, कंसेप्चुअल थे, लेकिन आते थे क्वेश्चंस। और अपलोड वगैरह की ऑप्शन मेजॉरिटी लोगों की तो हो गई है, मतलब कुछ एक आध बच्चा है जिसकी इंटरनेट इशू की वजह से प्रॉब्लम हुई हो, या एक आध ही बच्चा है जिसकी। मैम आपने वो बायोटेक्नोलॉजी का नहीं बताया कब वो रीटेक क्विज होगा? अच्छा, आपने रीटेक का लिखा तो था, मैंने पढ़ लिया था आपके मैसेजेस। द थिंग इज, मैंने फॉर्म भी जमा करवाया था। जी आपका फॉर्म मैंने भी आगे फॉरवर्ड कर दिया है अपने कमेंट्स वगैरह सबके साथ। मुझे ऐसे लग रहा है कि योर दिस एग्जामिनेशन कमेटी जिसने अप्रूव करनी थी उसने आपका केस अप्रूव नहीं किया, बिकॉज उन्होंने जिनका अप्रूव किया था उनके नाम के साथ रीटेक की स्केजुलिंग भेज दी है। मैंने एग्जाम ऑफिस को, मतलब आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम एग्जाम ऑफिस एंड दे वर टेलिंग मी कि इनका रीटेक होना है, तो मैंने उनसे खास तौर पे इंक्वायर किया था कि बायोटेक्नोलॉजी की भी एक एप्लीकेशन थी, तो बायोटेक्नोलॉजी का भी रीटेक होना है कि नहीं। सो दे मेंशन कि नहीं होना। सो मुझे अब ऐसे लग रहा है कि योर केस वाज नॉट approved by examination committee. मैम मेरे पास इंटरनेट नहीं था, आपको बताया था, लेकिन अच्छा, अब क्या हो, इसका कोई हल है? नेक्स्ट ईयर ही होगा फिर। अब ऐसा हो सकता है कि आई डोंट नो कि इसका कोई हल है या नहीं, लेकिन आप जैसे अगर आप नोटिस में लाना चाहते हो ना, और फॉर एग्जामिनेशन कमेटी अगेन, बिफोर एग्जामिनेशन कमेटी अगेन और बिफोर द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं और एप्लीकेशन लिख के रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैंने रीटेक दिया था और रीटेक इस तरह से रह गया, प्लीज मेरे रीटेक कंसिडर करें। ठीक है, अब आई डोंट नो कि वो अब दोबारा से अप्रूवल देते हैं या नहीं देते, किस कैसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, लेकिन जस्ट टू ब्रिंग इट इनटू नॉलेज कि आपका केस था और आपने करना था और पता नहीं क्या वजह हुई कि नहीं हुआ, तो मतलब यू राइट एंड यू टेल कि आपने करना है रीटेक, आपका क्यों नहीं हुआ, रीजन हाँ रीजन क्यों नहीं हुआ, और मैं तो करना चाहता हूँ एंड सो मच, इस तरह करके आप लिखें ताकि कोई जवाब में आपको बात पता चले कि व्हाट हैज हैपेंड। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, पता नहीं हमने कितना टाइम इस पे लगा लिया। तो एनीवेज, मैम ये टॉपिक में अच्छा मैं कुछ नहीं। okay, so let's start with our new bacteria, that is Bordetella pertussis. So
Pertussis is basically violent cough, right? And the main causative agent is Bordetella. So this is Bordet and Gengo, who has discovered this bacteria, and they discovered it back in 1900. जो Bordet and Gengu हैं या Gengu हैं, they also have a media named after them. So there is a media also known as Bordet and Gengu, और वो मीडिया भी खास मीडिया है जो कि Bordetella को ही ग्रो कराता है, ठीक है जी. So this Bordetella was first identified back in 1900, and it was identified for a violent cough and a whooping cough, right? Bordetella pertussis की कुछ common features. Number one, it is aerobic. It is cocobacilli. As you can see in the image, ये ना fully circle है और ना fully broad है, ठीक है जी. ऐसी जो shape होती है, that is cocobacillus, meaning it is half broad and it is half rounded, rounded bacteria, right? Number two, it is non-motile, so they are not moving. And जब इनकी gram staining करते हैं, तो you can see rather than having the purple stain, it has retained that saccharine red stain, meaning it is gram negative in nature as well, right? When you do gram staining. So basically, this pertussis has very prominent virulence factors, and these virulent factors, which have been identified, has been associated with the kind and nature of the cough which happens, right? So चार बहुत prominent किस्म के violence factors हैं. Number one is the pertussis toxin. Since it causes this disease pertussis, there is a number one toxin known as pertussis toxin. ये pertussis toxin क्या है? It's an AB toxin. मुझे लगता है हमने clinical bacteriology में इसको cover किया है. This is an AB toxin, and what this AB toxin does, that when A subunit it enters, it activates adenylate cyclase, and as it activates adenylate cyclase, there is increased production of cyclic AMP, and once there is increased production of cyclic AMP, protein kinases, they are activated, right? Lekin the point is, this is something which happens. This mode of mechanism is half understood. We do not know how this pertussis toxin and this release of cyclic AMP, how does it affect the whooping cough? ठीक है ना, मतलब इसका whooping cough या cough trigger करने में क्या role है? We haven't reached up till then, but we do know that it has a pertussis toxin जिसका B subunit bind करेगा cell receptors पे, A subunit अंदर जाएगा and it will initiate cyclic AMP production. And हम लोग इसको cell में भी cover कर चुके हैं, and we do know that cyclic AMP is a secondary messenger, और ये secondary messenger is definitely has a role in cell signaling, right? So हम जब इस तरह की एक्टिविटी सेल के अंदर देखते हैं, तो वी नो दैट अ वेरी प्रोमिनेंट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इज देयर. बट वो प्रोमिनेंट रिस्पॉन्स whooping cough में कैसे हेल्प कर रहा है, वी हैव एक्चुअली लिटिल नॉलेज ऑफ दैट. लेकिन जो चीज़ हमें pertussis toxin की अभी तक से पता चली है कि it somehow can inhibit phagocytosis, right? But we do not have a very clear mechanism on how this pertussis toxin would play a role in violent cough. Number two, it has something known as extra cytoplasmic adenylate cyclase as well. ठीक है जी. अब ये extra cytoplasmic adenylate cyclase क्या कर रहा है? This extra adenylate cyclase enzyme is something which is coming from Bordetella, और वो किसी वेसिकल की फॉर्म में इसको रिलीज कर रहा है, ठीक है जी. So what happens that when this Bordetella, it is attacking the bronchi of the lungs, it actually throws vesicles which are filled with adenylate cyclase, right? अब ये जो vesicles हैं, adenylate cyclase, they are swallowed by the host defense system, ठीक है.
जिसमें न्यूट्रोफिल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, दे ऑल आर पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम सेल्स। अब ये सारे फेगोसाइटिक सेल्स हैं और ये सारे इंटरनलाइज कर लेते हैं, ठीक है जी। दे इंटरनलाइज एडेनाइलेट साइक्लेज। So when this is internalized, there is of course a cyclic AMP production, because अगर आपने पीछे भी देखा हो, जब आपका adenylate cyclase ज़्यादा होता है तो cyclic AMP एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे in pertussis toxin case, adenylate cyclase is present inside the cell which is being activated. But in this case, adenylate cyclase is coming from the bordetella, from outside the cell, inside the phagocytic cell of neutrophils, lymphocytes, and so on, right? So what happens that when there is increased cyclic AMP production, it results in lack of chemotaxis and impaired generation of superoxides. अब chemotaxis क्या है? It's a kind of a chemical signal that recruits more immune cell at the site of infection, meaning this bronchi. अब इसका mechanism क्या है? Why should more immune system should gather? Because this indicates कि यहाँ foreign body है. This indicates कि यहाँ help चाहिए, right? मतलब body call कर रही है immune cells को कि यहाँ आए, there is an infection. So when there is impaired chemotaxis or lack of chemotaxis, it means the immune system cells cannot reach this site. ठीक है जी? If it can't reach this site, it already means कि आपका defense system is not working effectively. Secondly, it will impair the production of superoxides, or ये superoxides, what they are supposed to kill the bacteria, because superoxides are toxic towards bordetella, or is actually toxic towards any bacteria. ये इसका defense mechanism. जब chemotaxis ना हो और फिर जब आपकी production of superoxides, which is toxic for bacteria, वो ना हो, तो overall host defense it weakens. ठीक है जी? So, uh, so this weakens the host cell, host defense cells, and their ability to phagocytose the bacteria and clear the bacteria. Because ये कौन से bacteria, ये कौन से immune cells हैं? Neutrophils, lymphocytes, monocytes. These are phagocytic cells. तो जब ये अपना काम छोड़ रही हैं, ठीक है? So it means phagocytosis is not happening. So similarly, जब हम इसका कह रहे हैं ना, pertussis toxin has some role in inhibition of phagocytosis, और यहाँ भी cyclic AMP ही increase हो रहा है, then more or less the mechanism of this and mechanism of this is kind of similar, because their effect is similar, जिसमें phagocytosis is being inhibited. Then there's something, third virulence factor that Bordetella pertussis possesses, that is filamentous hemagglutinin. This filamentous hemagglutinin, what it is actually a pili-like structure present present on the this Bordetella. So what happens that this filamentous hemagglutinin, it doesn't let Bordetella to invade, but it attaches to the cilia, and then it stays around there and it releases the exotoxins. ठीक है जी? Those exotoxin can be in the form of tracheal cytotoxin or this pertussis toxins like substances, right? लेकिन ये जो filamentous hemagglutinin है, it is like helping it to stick to bronchi and trachea का जो epithelial cell है, जो कि ciliated है, उस पे attachment, और attachment के बाद the release of toxins which are supposed to damage the trachea and the bronchi epithelium. The thing is कि FHA is something जिसके against antibodies produce हो सकती है. So in very chronic stages, you can detect an antibody which is directed at FHA. Then there is the fourth toxin, which is a very important toxin, because इस toxin के affect जो है,
that has been directly related to the nature and of the whooping cough, that is the violent cough. So what happens in tracheal cytotoxin, that this toxin is a cytotoxin, meaning it would destroy the epithelial cells, right? Since epithelial cell destroy होंगी, वो ciliated epithelial cell है, और याद रखें कि ciliated epithelial cell पे FHA से binding भी हुई है, तो cilia की जो activity है, that is completely impaired. So cilia function is impaired, and epithelial cell जो कि है, that is also now being attacked, and they are being damaged. ठीक है? So when there is impaired clearance of bacteria because of non-ciliar function, there is excessive mucus production, and there is excessive inflammatory exudate which is excreted. ठीक है जी? Exudate किस चीज का है? Inflammatory है, because यहाँ necrosis हो रही है, epithelial cell मर रहे हैं, they are being destroyed. So immune cell, pus, all of this वो जमा हो रही है. और फिर mucus is the normal epithelial function. जब उसकी सीलिया फंक्शनिंग रुक जाती है, तो म्यूकस की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, बल्कि वो ब्लॉक करते हैं. So both of these, this mucus and this exudate, it will be produced in excessive amount. ठीक है जी? ये चीज मैं बार बार रिपीट कर चुकी हूँ in clinical subject as well, कि why do cough happens? Cough happens because there is something stuck in the bronchi, in the trachea, and that needs to be expelled out. इसलिए एक बॉडी के रिफ्लेक्सेस में कफिंग आती है, तो वो कफिंग होती है so that this mucus is excreted out. So similarly, जब आपके बाकी सेल की फंक्शन रुक जाएंगे and there is excessive production of mucus and then there is excessive inflammatory exudate, तो इसको expel out करना है, और ये इतने large amount में है, इतने copious amount में है that in order to expel it out, there is very aggressive form of coughing goes on, that is very violent kind of cough, जो कि रुकती नहीं है, होती ही रहती है. ठीक है? So this tracheal cytotoxin is the kind of toxin जो कि directly violent cough के साथ associated है. जो बाकी तीन है उनका clear mechanism नहीं है, but we do know about the adenylate cyclase and pertussis toxin, that it is somehow inhibiting the phagocytic activity, and about FHA we know that it facilitates attachment, right? And then this cytotoxin is actually killing the epithelial cells, right? So there are different stages of the disease. Whooping cough is contagious, and it is contagious because जो respiratory secretions हो रही हैं, उस respiratory secretions में aerosol production है, और aerosols में आपके पास bacterial particles तो नहीं, पूरे bacterial cells होते हैं, and then they can be catched by another person nearby, right? So other than this it has three stages. It has catarrhal stage, okay? It has paroxysmal stage, it has convalescent stage. Catarrhal stage क्या है? This stage lasts from 1 to 2 weeks, and the symptoms are very much similar to upper respiratory tract, जिसमें आपको fever भी होगा, runny nose, sneezing, mild cough. Do keep in mind, because it's an early stage, so the coughing is there, but it's not very violent, right? uh, uh, अच्छा, जो बहुत अर्ली फेज होता है डिजीजेस का, वो बहुत कंटेजियस होती हैं. So this is what it's trying to point out, that the very first stage, catarrhal stage, is very contagious as well. Paroxysmal, what has happened? The fever it subsides, but fever की subside होते ही there is this violent outburst of the cough. ठीक है? This is where the violent cough takes place, and this paroxysmal stage is actually the stage जहाँ आपको पता चलेगा कि this is whooping cough taking place. Then there is third stage, that is convalescence. Convalescence क्या होती है? When the patient is under recovery phase, right? So when a patient is in recovery phase, so it becomes less frequent, the coughing becomes less frequent, and patient over time is no longer contagious. This is convalescence, meaning recovery हो रही है, and then there is they are actually free of that bacteria now. All right. So
फिर हमने बोर्डेटेला की आइडेंटिफिकेशन देखनी है एंड हमने उसका एगर देखना है एंड व्हाट अबाउट द ट्रीटमेंट. Treatment goes on with antibiotics. We're going to discuss this after we continue in the second link. अभी हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है. If you want to ask something, then ask. फिर हम दूसरी लिंक में इसको कंटिन्यू करें. Okay, so I'm ending this meeting now.